गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो आपका टॉपिक है बेटा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है और यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या से प्रोसेस होती है उसको देखते हैं हम। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन ऑफ किडनी। यूरिन का जो निर्माण होता है वो किडनी के नेफ्रॉन में होता है। इट इंक्लूड 3 फेजेज और इसमें 3 अवस्थाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 है उनमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है बेटा, देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय लुडविग। तो इसकी जो खोज की थी वो लुडविग ने की थी। ठीक है बेटा, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा आपका है, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, दूसरा आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है आपका, तीसरा होगा बेटा आपका सिक्रीशन। दूसरा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था रिचर्ड ने सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन को, और ये डिस्कवर्ड किया था सिक्रीशन आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को रिचर्ड ने, और ये करा था आपका हेड एंड चेन ने। ठीक, हेड एंड चेन ने। चलो पहला आपका टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या प्रोसीजर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पढ़ते हैं, चलो। ओके, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन डिजोल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व घुला हुआ रहता है, थ्रू बोमन कैप्सूल, उसको बोमन कैप्सूल के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है, इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रक्रिया को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज टेक्स प्लेस, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है, ऑफ बोमन कैप्सूल्स, बोमन कैप्सूल्स के। ठीक है बेटा, कहाँ होती है प्रोसीजर? बोमन कैप्सूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन में। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रेंट आर्टियोल्स इज वाइडर इन डायमीटर एंड इट सप्लाइज ब्लड टू ग्लोमेरुलस। बेटा यहाँ पर सही कर लेना, आपने गलत लिख रखा है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अफ्रेंट आर्टियोल्स वहाँ से ब्लड को लेता है इस तरह से, और ये कहाँ सप्लाई कर देता है? जो आपका ग्लोमेरुलस है उसके अंदर अफ्रेंट आर्टियोल ये आपको ब्लड को सप्लाई कर देता है। ठीक है, आगे देखिए। अफ्रेंट आर्टियोल्स इज नैरो इन डायमीटर, ये अपना नैरो होती है। इट ड्रेन आउट द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, और ये क्या करती है? ब्लड को बाहर निकाल देती है ग्लोमेरुलस से जब वो छन जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, जो कि ब्लड में डिजोल्व जो घुले रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, एंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू अफ्रेंट आर्टियोल, वह अफ्रेंट आर्टियोल की सहायता से ग्लोमेरुलस में जाते हैं। ड्यू टू वाइडर अफ्रेंट एंट्रियोल्स, और इस चौड़ी नलिका होने के कारण, एंड नैरो अफ्रेंट एंट्रियोल्स, छोटी अफ्रेंट एंट्रियोल्स के कारण, ए हाई प्रेशर इज डेवलप्ड इन बोमन कैप्सूल्स। दरअसल बेटा जब आप एक काम करोगे, आप एक चौड़ी नलिका से पानी का बहाव एक छोटी नलिका में करोगे, तब क्या होगा? इसके आगे का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि हम छोटी नलिका से पानी लें, आगे बढ़ा उसका मुँह कर दे, तो पानी क्या होगा? बहुत हल्के से गिरेगा। बट आगे हम क्या करते हैं कई बार कि किसी नलकी के आगे यदि हम आगे अंगूठा लगा देते हैं, उसको बंद कर देता है, तो वहाँ प्रेशर थोड़ा दूर तक जाता है, और दबाएंगे तो उसकी प्रेशर और बढ़ जाएगा। इसी कारण वहाँ पर उन नली में से प्रेशर के कारण जब वो बड़ी से छोटी जाती है तो प्रेशर होने के कारण वो छन जाता है। ठीक है, ये फिर से वही बात कर रहा है कि डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड एंटर इन द ग्लोमेरुलस थ्रू द अफ्रेंट आर्टियोल ड्यू टू वाइडर अफ्रेंट एंट्रियोल टू नैरो अफ्रेंट एंट्रियोल। जब बड़ी चौड़ी से छोटी नलिका की ओर ये जाती है, ए हायर प्रेशर इज डेवलप, एक बहुत ही अधिक प्रेशर दबाव बनता है बोमन कैप्सूल्स में। इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर। ठीक है, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, GHP। इट इज 70 mmHg। ठीक है,
ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की बात हो रही है, दाब की, जिसे हम mmHg में नापते हैं, ठीक। बट दिस प्रेशर इज रिड्यूस एंड अपोज्ड वाई टू डिफरेंट प्रेशर, मगर ये प्रेशर रिड्यूस कब हो जाता है, एंड अपोज उल्टा हो जाता है बिल्कुल, वाई टू डिफरेंट प्रेशर, और अन्य दो प्रेशरों की वजह से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो देखें, डेट इज ब्लड कोलोइडल एस्मोटिक प्रेशर, ये ओस्मोटिक है, सॉरी ओ है बेटा ये, ठीक है। डेट इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP। एक क्या है आपका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP, ठीक है। तो दोनों में क्या है BCOP एंड CHP। द BCOP, ठीक, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में होती है। इट इज 30 mmHg, इसका जो प्रेशर कितना होता है वो 30 mmHg, एंड द CHP इज ड्यू टू प्री एक्साइटिंग फ्लूइड प्रेशर, ये किसकी वजह से होता है, प्री एक्साइटिंग फ्लूइड की वजह से। इन बोमन कैप्सूल इट इज़ 20 mmHg, तो कुल मिलाकर कितना 50 mmHg हो गया। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये रिड्यूस कैसा होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर नेट फिल्टर प्रेशर कितना हुआ, GHP हमारा बराबर हो गया BCOP प्लस CHP, ठीक। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर, अगर हम इसकी बात करें ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिटिक प्रेशर की बात करें तो ये 70 mmHg है, बट इसमें BCOP और HP, इसको क्या करा हमने 70 में से टोटल 30 प्लस 20 BCOP प्लस HP घटा दिया, तो टोटल 70 माइनस 50 बराबर कितना बचा हमारे पास, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर हमारे पास कितना बचा, वो बचा हमारा NFF इजिकल टू 20 mmHg, ठीक है। इतना प्रेशर बचा, ये अपोज प्रेशर है जिसकी वजह से उसका वो कम हो जाता है दबाव, नहीं तो दबाव ज़्यादा बनने से क्या होगा, वहाँ पर वो नलिके जो होती हैं, वो भी जो कैप्सूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो फट जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। दस NPF मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रोसीज 20 mmHg इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो जो शुरू में जो हमारा जो जवाब था, जो जी हमारा क्या था, टोटल जो हमारा था वो था आपका, हमारा जो बेटा GHP था वो कितना था हमारा, वो हमारा 70 था, ठीक है। और BCOP और HP जब इसमें से निकाल दिया तो टोटल बचा हमारे पास NFP, वो कितना बचा, जब हमने 70 में से 50 निकाल दिया, 30 प्लस 20 करके 50 निकाल दिया, तो हमारे पास बचा वो, हमारे पास बचा मात्र 20, कितना 20, और उस 20 को ही हम क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, वो रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट, अगर रिजल्ट देखा जाए, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, जो फिल्ट्रेशन होता है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता है, बाय द प्रोसीज ऑफ इंट्राफिल्ट्रेशन, वो इंट्राफिल्ट्रेशन मतलब उसके भीतर की तरफ से जो इंट्राफिल्ट्रेशन होता है, द लिक्विड विच फिल्ट्रेट, जो कि फिल्ट्रेट होती है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन की सहायता से, इज नोन एज, कहलाती है नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो इंटरफिल्ट्रेट हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है उसको हम बोल रहे हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस फिल्ट्रेट मैनी इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंसेज, इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं, सच एज फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स etc आर फिल्टर्ड
इन बोमन कैप्सूल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके सब्सटेंस भी वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जिसमें कि आपके अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, विटामिन्स है, आपका फैटी एसिड है, वो भी फिल्टर हो जाते हैं बोमन कैप्सूल से। ठीक है, बोमन कैप्सूल्स। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेन्स 99% वाटर इन 99% वाटर। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो इसको। कंटेन 99% ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, हिपेरिक एसिड, ठीक है, और टॉक्सिक्स, विटामिन्स, NH3 अमोनिया, ड्रग्स, डाई, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम Na+, Cl-, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये इतनी चीज़ें भी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, ये एक्स्ट्रा उसमें निकल जाएंगी। ठीक है, जब उसमें प्रेशराइज होगा। अब इनको वापस कैसे रिगेन करते हैं उसका आगे भी प्रोसेस दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। इन वन डे अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन मोर इज 180 लीटर, कम से कम 180 लीटर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है पर डे के हिसाब से। ठीक, मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्ब्ड बेस एंड यूरिन पासेज ओनली 1.5 लीटर पर डे। दरअसल होता क्या है, 180 लीटर में से मोस्ट ऑफ द पार्ट फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और मात्र 1.5 लीटर यूरिन जो है पर डे के हिसाब से निकलता है। अब ये लगा लो 180 लीटर में हमारा 30-40 लीटर निकल गया था, आदमी वहीं मर जाता होता। इसलिए बेटा ये मात्र कितना निकल रहा है, मात्र 1.5 लीटर निकल रहा है पर डे के हिसाब से, 1.5 लीटर। ठीक है, नाउ नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर इन PCT फ्रॉम बोमन कैप्सूल्स। ठीक है, और ये क्या होगा, जो नेफ्रिक, अब क्या होगा कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो एंटर करती है किसमें, PCT से, फ्रॉम बोमन कैप्सूल से। ठीक, तो ये किसमें, अगर हमारी अगर बात करें तो ये बोमन कैप्सूल्स है। ठीक है, बोमन कैप्सूल से किसमें कर रही है बेटा, ये बोमन कैप्सूल से ये यहाँ पर ये एंटर हुआ, और बोमन कैप्सूल से बाद में यहाँ से निकल के ये ऊपर जा रही है PCT में। ठीक है, तो ये PCT में गई, PCT से किस में जाएगी, लूपोफेनले में, और लूपोफेनले से ये आपका डक्ट में पहुंच जाएगी, जो एस्केटरी डक्ट है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ये PCT, ये लूपोफेनले, ठीक है, और ये DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आ गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें जो हमारा इनने निकाल दिया बॉडी से, फिल्ट्रेट कर दिया, इंटरफिल्ट्रेट कर दिया, अब उसको रीअब्जॉर्ब करना है उनमें से जरूरी मटेरियल को, क्योंकि 180 लीटर में से अधिकतर तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मात्र 1.5 लीटर निकलता है। तो अब उस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। चलिए आइए। द यूजफुल सब्सटेंसेज, जो काम के सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, वो उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड के द्वारा, फ्रॉम PCT के द्वारा। ठीक है, बाय ब्लड फ्रॉम PCT बाय अ प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जिस प्रोसेस के द्वारा वो ब्लड में से इसको रीअब्जॉर्ब करता है PCT के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्ब या फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इफ्रेंट आर्टियोल्स कम्स आउट फ्रॉम बोमन कैप्सूल्स, जो कि बोमन कैप्सूल से निकलती है, क्योंकि इफ्रेंट तो उसके अंदर लेके जाती है ब्लड को, और इफ्रेंट उससे बाहर ड्रेन करती है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और एक ये जाल बनाती है ब्लड कैपिलरीज का अराउंड नेफ्रॉन के चारों तरफ। ठीक है, दिस नेटवर्क इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क।
PCTN, ठीक है, पेरीट्यूबुलर, PTCN, पेरीट्यूबुलरी कैपिलरी नेटवर्क ये बनाती है। आगे देखें बेटा, सिलेक्टिव द नेटवर्क इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT, proximal convoluted tubule and loop of Henle and DCT। ये कहाँ कहाँ होता है? PCT में, लूप ऑफ हेनले में एंड DCT में, ठीक। यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीएब्जॉर्ब, जो जरूरी पदार्थ होते हैं वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, फ्रॉम विच दे अगेन, जिससे कि वो क्या दोबारा मिक्स विद ब्लड, दोबारा ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, एंड मेंटेन्स फ्लूइड साल्ट्स, और फ्लूइड के साल्ट, फ्लूइड इसमें जो साल्ट्स है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? उसका बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर जो उसका साल्ट का ब्लड के अंदर जो साल्ट है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करेंगे, ठीक है। आई क्या है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, और ये निम्न चरणों में आगे होती है जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट दे रखा है बेटा, स्टेप सेकंड दे रखा है, स्टेप थर्ड दे रखा है। चलिए इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं बेटा। इसके स्टेप हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। ओके, थैंक्स बेटा।